Hi guys, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. ठीक है. इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग होती क्या है. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ना आप मैप करते हो. क्या मैप करोगे? एक अननोन सेगमेंट आपको दे दिया मैंने, ये डीएनए का सेगमेंट दे दिया. ठीक है. तो आपको ना इसे बताना है कि आपको यहाँ पे ऐसे बताना है कि ये जो अननोन सेगमेंट है कि इसको ना आपको ऐसे जो सर्कुलर मैपिंग होती है, आपने देखा होगा मैपिंग में क्या होता है कि हम क्या बनाते हैं कि ये इतने का फ्रैगमेंट है, ये इतने का फ्रैगमेंट है, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, है ना. तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में भी आपको बस इतना याद रखना है कि आप किसी अननोन डीएनए सीक्वेंस को पहले तो आप उसे ब्रेक कर देते हो. किसकी मदद से ब्रेक करोगे? ऑब्वियस सी बात है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प लोगे. अब आपको लोकेशंस पता लग गई हैं, उनके ब्रेक पॉइंट्स का पता लग गया है कि हाँ भाई बैम H1 ने इसको यहाँ से काटा है, हिंद 3 ने इसको यहाँ से काटा है. ठीक है. इतने इतने फ्रेगमेंट्स का, ये 0.3 है, ये 0.7 है, ये 1.8 का है. तो हमें ये चीज़ें जब आगे देखेंगे ना हम, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आप एक्चुअली में मैपिंग कितने अच्छे तरीके से करोगे. ये पूरा प्रोसेस हमें देखना है. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के अंदर हमें करना क्या है? पहले तो आपने एक रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस के लिए मतलब वही डीएनए एक प्रिपेयर कर लिया, कोई सा भी एक अननोन डीएनए आपने प्रिपेयर कर लिया. अब आप उसको डाइजेस्ट कराओगे एंजाइम से. आपको ये देखना है कि आप एंजाइम्स ले कौन से रहे हो. ठीक है. अब देखो, एंजाइम्स लेने का भी एक वे होता है कि जब भी आप एंजाइम्स लोगे ना, तो आप सिर्फ वही एंजाइम्स ले सकते हो जिनको आपको पता है कि वो इक्वल फ्रेगमेंट्स काटें. अगर मैं ए फ्रेगमेंट लेती हूँ ना, तो वो भी क्या करेगा, चाहे कितने भी फ्रेगमेंट्स काट ले, लेकिन वो क्या करेगा, मतलब ऐसे होता है ना कि जो फ्रेगमेंट जो भी आपको एंजाइम्स लेने हैं वो भी आपको देख के लेना होगा कि आप कोई सा भी एंजाइम्स नहीं ले सकते. तो एंजाइम्स जो यहाँ पे पूछे नहीं जाते, बट स्टिल आपको अगर वहाँ पे पर्टिकुलर एंजाइम्स लेने होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे हमें पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स लेने होते हैं. ठीक है. अभी देखो, इस टॉपिक को अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस इतना याद रखना कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए जो हम एंजाइम्स चूज़ करते हैं वो भी हमें देख के लेना होता है. फिर अब आपने उनके रिस्ट्रिक्टेड डीएनए को आपने सेपरेट कर लिया. अब उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे हम कि उनका बेस पेयर की लेंथ कितनी है. ठीक है. किसने उसको कहाँ से काटा है, कैसे एंड है उनकी सबसे ज़्यादा हमें ना बेस पेयर्स की लेंथ जाननी होती है. बस यही हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा. फिर आप उससे रिस्ट्रिक्शन मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो रिस्ट्रिक्शन मैप में आपको बस यही बताना होता है कि कौन से एंजाइम ने कितने बेस पेयर के सीक्वेंसेस को ऐसे ब्रेक किया है, कौन सी लोकेशन से किया है. तो उस डीएनए को जब आप ब्रेक करोगे एंजाइम से, तो आपको रिस्ट्रिक्शन मैप में दिखाना होता है कि इस जगह पे मैंने बैम H1 का जब यूज़ किया तो हिंड जहाँ तक यूज़ हुआ वहाँ तक इस डीएनए का ये लेंथ थी, इतने बेस पेयर का था. बस वहाँ पे आपको दिखाना है कि इस बेस पेयर की जगह पे ये चीज़ें मेरी एंजाइम्स जो थी वो लगे हैं और उन्होंने यहाँ से इसको ब्रेक किया है. ठीक है. अब देखते हैं स्टेप्स क्या है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के. तो मैंने बताया पहले तो फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल वैसा ही था कि आपको कोई सा भी एक पर्टिकुलर डीएनए ले लिया. डीएनए लेने के बाद आपने उसको डाइजेस्ट करना है. तो देखो, डाइजेशन ना 2 तरीक़ों से कर सकते हो आप. या तो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कॉम्बिनेशन ले लो, अगर मैं बैम H1 लेती हूँ या फिर मैं हिंद 3 लेती हूँ. ठीक है. तो मैं इसका कॉम्बिनेशन भी ले सकती हूँ और मैं इंडिविजुअली भी कर सकती हूँ, है ना. तो मैंने किसी डीएनए सीक्वेंस को लिया और मैंने इंडिविजुअल मैंने उन सबको किया. इसको मैंने बैम H1 से करके देखा, फिर उसी जो डीएनए सीक्वेंस है मैंने फिर उसको बैम H1 से करके देखा. देखो, तो मैंने यहाँ पे एक बार मैंने डबल डाइजेशन कराई. डबल डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो डीएनए का जो सैंपल है उसको दोनों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करोगे, वो भी एट द सेम टाइम. दोनों को एक साथ लिया और एट द सेम टाइम आपने उसको क्या किया, डाइजेस्ट कराया. और आप फिर फ्रेगमेंट्स जो भी आपको मिलेंगे वो आपको कलेक्ट करना होगा. ठीक है. तो अभी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन में आपको ये बातें याद रखनी है कि आपने जो भी एंजाइम्स आपने लिए हैं तो आप पहले या तो इंडिविजुअली करा लो उन एंजाइम से. मैंने हिंद 3 और बैम H1 जब मैंने दोनों को लिया, जिससे कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे फ्रेगमेंट्स सही आ भी रहे या नहीं, तो मैंने 2 ले लिए. तो हिंद 3 से क्या हुआ, जब मैंने लिया तो उसे इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, तो मेरे को 2 सीक्वेंसेस मिल गए. बैम H1 से मुझे 3 सीक्वेंसेस मिल गए क्योंकि उसने 2 जगह काटा होगा मे बी, तो 3 मिल गए. ठीक है. बैम H1 और बैम हिंद 3 ने क्या किए, मेरे को 4 सेगमेंट्स दे दिए. ठीक है. तो अब
बस मुझे इतना पता है कि इससे मुझे 2 मिले, इससे मुझे 3 मिले, इससे मुझे 4 सेगमेंट्स मिले। अब क्या करें, डबल डाइजेशन हमें पता लग गई। अब याद रखना है आपको कि डबल डाइजेशन ना एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम ना बहुत ब्यूटीफुली रिस्ट्रिक्शन मैप को बहुत ईजिली हम बना सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डबल डाइजेशन उसमें हेल्प करता है और उसको बहुत ईजी बना देता है। कैसे बना देता है वो मैं आपको समझाऊंगी। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कर रहे हैं सेकेंड प्रोसेस, क्योंकि वो जो सीक्वेंसेस हैं मुझे क्या पता लगाना है कि उनका जो साइज़ है वो कैसा है, ठीक है। तो मुझे उसका साइज़ पर्टिकुलर, लाइक डाइजेशन क्यों करा रहे हो आप, कि उसको सेपरेट कर सको। उन सबको हो गया है लेकिन सेपरेट भी तो होना होगा ना, तो सेपरेशन के लिए मैंने क्या किया, उनको साइज़ के अकॉर्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या प्रोसेस होती है कि एक जेल होता है जहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे रोज़ बनी होती है, लाइक ये वाली है, ये वाली है। तो एक मान लीजिए यहाँ पे एक स्पेस होता है जहाँ पे आपको डालना होता है अपना एंजाइम, सॉरी डीएनए, ठीक है। तो जो भी डीएनए आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से आपने ब्रेक किए हैं, आपने सारा डाल दिया यहाँ पे, मान लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस भी डाल दिया। अब हुआ क्या, वो टूट गए हैं, वो ब्रेक हो चुके हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे लगे होते हैं, चार्जेस होते हैं। इस साइड पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, एक तरीके से रे निकल रही है हमारी, ठीक है, पॉजिटिवली एंड है, ये नेगेटिवली है। तो जब नेगेटिव एंड पे हमने यहाँ पे डाल दिया, हमारे जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो कहाँ भागेंगे वो, पॉजिटिव की साइड। तो साइज़ के अकॉर्डिंग, जिस भी साइज़ के अकॉर्डिंग वो होंगे, मैंने साइज़ देखा कि बस ये बड़ा है और सबसे छोटा वाला नीचे चला गया। जो कॉम्बिनेशन डाला था मैंने बैम H1 और हिंद 3 का, और जब मैंने देखा सिर्फ बैम H1 में, तो मैंने देखा कि एक बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, मैंने 3 सीक्वेंसेस देख लिए। फिर हिंद 3 में मेरे 2 सीक्वेंसेस आ गए। तो बस मेरे को ये पता चला कि साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे मिल गए। चलो ठीक है, मेरे पास साइज़ के अकॉर्डिंग आ गए। ये दिख रहा है आपको छोटा, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर ये चारों हैं। तो हुआ क्या, अब देखो, अब हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें ये चीज़ें पता लगानी है आपको कि उनके जो फ्रेगमेंट्स आए हैं, लाइक ये 2.8 का है, ये 1.2 का है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4 KB। अब देखते हैं और क्या था इसमें, कि इसमें था ये वाला जो सीक्वेंस है मेरा 1.8 का है, ये वाला मेरा 1.3 का है। इनके साइज़ किससे पता लगा रहे हो आप, लैडर होता है ना, आपको पता है उसमें क्या होता है, एक तरीके का वो साइज़ मार्कर होता है। तो साइज़ मार्कर उसमें आपने सारे अपने जो डीएनए सीक्वेंसेस है डाल दिए ना, तो देखो ये वाला जो लैडर है जिसमें आपने अपना हिंद मान लो 3 वाला डाला होगा, तो उसमें आपका आया सिर्फ 2 फ्रेगमेंट्स, 2.8 वाला ऊपर, 1.2 वाला नीचे। फिर एक और लैडर पे आपने बैम H1 वाले डाले, तो आपका आया 1.8, 1.3 और फिर आपका आया 0.9 वाला। फिर एक और बार डाला तो आपके 4 फ्रेगमेंट्स आए। तो देखो 1.3 और यहाँ पे आएगा 3.8, तो ये होगा 0.9 और यहाँ पे होगा आपका 1.8, 1.0, 0.3 और 0.9। तो ये आपको डाटा मिल गया। चलो सबको जब आपने प्लस करके देखा तो ये भी 4 KB, बैम H1 से भी किया था तो भी 4 KB, हिंद 3 और बैम H1 से किया तो भी 4 KB, है ना। बस यहाँ पे हमें ये पता लगा, ये 4 फ्रेगमेंट्स दे दिए एक ही डीएनए को, इसने 3 दे दिए और इसने हिंद 3 से क्या दे दिए, हमें 2 फ्रेगमेंट्स दे दिए, ठीक है। तो देखो अब फाइनल ड्राइंग करेंगे हम, इन डीएनए सीक्वेंसेस की पोजीशन बताएंगे सेगमेंट्स की, कि कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, इसी को बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो डबल डाइजेशन से क्या होगा, एक करेक्टली मैपिंग हो जाएगी उन साइट्स की, बहुत अच्छे से मैपिंग होगी। देखना अब कैसे होगी, देखो लाइक देखो यहाँ पे है हमारा हिंद 3, तो अगर मैं देखना चाहूँ, अगर जो मेरा पूरा जो सीक्वेंस होगा, अगर मैं एक पूरा डीएनए सीक्वेंस बनाऊँ और मुझे ये पता चलना है, मैं पता लगाना चाहती हूँ कि जब मैंने बैम H1 से की, मान लो ये हिंद 3 था, तो ये 2.8 और ये 1.2 इन्हें हटा लेते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इन्हें हटा लेते हैं, सिर्फ हम ये देखेंगे 1.3 और 0.9। अब ये देखो ये जो 1.3 है इसको मैं कह सकती हूँ 1.0 प्लस 0.3, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस होके 1.3 हो सकते हैं। तो मैंने इसको अभी के लिए इस 1.3 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 1.0 और 0.3।
ठीक है। तो हिंद 3 ने क्या किया, 0 से लेके 4 KB तक का जो DNA सीक्वेंस था उसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो 2.8 की साइड काटा। अब देखो ये 1.2 आप कहीं नहीं लगा सकते। कैसे? जब आपने इस 2.8 को 4 से माइनस किया तो इतनी लेंथ बताई है उसने कि 1.2 KB का था, है ना। तो मिल गया मुझे ये 1.2। जब आपने इसको माइनस किया होगा, इन दोनों के बीच में माइनस किया, तो 1.2 KB की लेंथ बताई है। ये आप ऐड नहीं कर सकते कि हाँ 1.2 लिखूंगी, ये है सिर्फ 2.8 का, ठीक है। अब देखो और इस सीक्वेंसेस पे अगर जब हम बैम H1 से देखेंगे तो बैम H1 ने क्या किया। अब देखो 1.8 मैं लिख सकती हूँ 0 से लेके 1.8, मान लो मैंने यहाँ तक लिख लिया 1.8, चलो 1.8। अब आगे क्या, मैं कह सकती हूँ 1.8 और 2.8 में जब मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आया 0.8, है ना। तो 0.8 यहाँ पे कह सकती हूँ, इतना हिस्सा मेरा 0.8 का है। सॉरी 1.0 आया मेरा माइनस करके, तो 1.0 आया मेरा, जो कि मुझे ये मिल गया, है ना। तो 1.8 और इसको मैंने लिखा था 1.0 प्लस 0.3, तो इतना हिस्सा तो आ गया मेरा, जो कि इसी के इक्वल है। तो मेरा बिल्कुल DNA सीक्वेंस बिल्कुल ठीक बन रहा है। 0.2.8 जो कि 2 हिस्सों में बढ़ गया, 1.0 और 0.8 में। अब तीसरा हिस्सा क्या बचा है, 1.2 करना है मुझे उसे। तो 1.2 करने के लिए अब मैं ये वाला उठाऊंगी, जो मेरा 0.3 बच गया है और 0.9 बच गया है। तो किससे प्लस करेंगे तो ऐसे आ गया 1.2। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों हिस्से 0.3 और 0.9 में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो 4 फ्रेगमेंट्स, जो यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट्स जो हमने देखे थे वो भी यही थे। 1.8 था, 1.0 था, 0.9 था, 0.3 था, बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो हिंद 3 और बैम H1 से अगर आपने डबल डाइजेशन नहीं की होती, है ना, तो आपको ये करना पड़ता जो मैंने किया। लेकिन अगर आपने डबल डाइजेशन की है तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये जो 1.3 है इसने इसको 1.0 और 0.3 में काटा है और 0.9 में, है ना, 4 हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये 4 आपको पहले से ही फ्रेगमेंट मिल गए थे डबल डाइजेशन करने से। आपको डबल डाइजेशन नहीं करते आप तो आपको ये सब करना पड़ता जो मैंने किया, बट आपको इस तरीके से भी आ गया, है ना। तो अब देखो बहुत ब्यूटीफुली हम हिंद 3 और बैम H1 जब दोनों ने इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एक साइड से काटा, इट मीन्स हमारा जो पूरा DNA सीक्वेंस था वो 4 हिस्सों में कटा है। तो यहाँ पे 1 2 3, सॉरी यहाँ पे भी कर लो, एक रेड से कर देती हूँ चलो मैं, है ना। तो चलो अब हम बनाते हैं अपना रिस्ट्रिक्शन मैप की कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी देखो, इसको हम काटेंगे नहीं क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी मे बी। तो देखो इतना हिस्सा वो है मेरा 1.8 का, ठीक है। ये 1.8 किसने काटा है मेरा, बैम H1 ने। बैम H1 में लिख दूंगी कि मेरा बैम H1 यहाँ पे, इसने, ये साइट का नाम है बैम H1, जिसने मुझे 1.8 तक का दिया है क्या सीक्वेंस। फिर है मेरा 1.0 KB का सीक्वेंस, इसको लिखते हैं अच्छे से 1.0। तो ये है मेरा 1.0 KB का, वो किसने दिया है, वो भी तो वही है यहाँ पे हमारा, देखो 1.0 KB का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बैम H1 सीक्वेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, हिंद 3 तक, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस टोटल कितना है 2.8 है, और ये 2.8 का सीक्वेंस किसने दिया था हमें, हिंद 3 ने। तो यहाँ पे हमने टोटल जो था हमारा हिंद 3 आ गया, ठीक है। बैम H1 ने बीच में काटा, क्या क्या काटा, 1.0 काटा, और बैम H1 ने एक 1.8 काटा। फिर बैम H1 ने और क्या काटा था, एक 0.3, जो कि टोटल क्या हो गया हमारा 1.3 का। तो इट मीन्स ये टोटल हमारा 1.3 का हो गया। इट मीन्स एक कट यहाँ लगेगा बैम H1 का, यहाँ। तो ये रहा हमारा बैम H1, है ना। अब देखो 1.2 का बनाना है, इट मीन्स 0.9, ये टोटल जो हिस्सा है वो किसने काटा होगा, हिंद 3 ने, है ना। तो देखो बैम H1 ने 2 जगह से काटा, एक यहाँ से एक यहाँ से। जब उसने यहाँ काटा, इट मीन्स जब उसने यहाँ काटा तो 1.8 और 1.3 के हमारे 2 हिस्से बने।
तो बता दिया उसने, बैम H1 ने यहाँ काटा और एक यहाँ पे कट करके उसने ऐसे 2 बना दिए, और हिंद 3 ने 2 जगह पे बस काटा। एक तो इसने यहाँ पे जब ये किया तो पूरा 2.8 का बना, और एक इन दोनों के बीच का 1.2 बना, है ना। तो देखो एक हिंद 2 का बना के दिखा देती हूँ, हिंद 3 का और बैम H1 का अलग से। देखो हिंद का मैं येलो से बनाती हूँ। तो हिंद ने कहाँ से करा, एक जब उसने मारा यहाँ पे कट तो उसने 2.8 तक का सीक्वेंस दिया। तो 1.8 को भी प्लस कर लो, 1.0 को भी प्लस कर लो, टोटल हमारा यहाँ तक उसने सीक्वेंस दिया है। और फिर जो दूसरा कट हुआ होगा तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दिया, 1.2। तो इतना पूरा हिस्सा। तो हिंद 3 ने सिर्फ 2 कट मारे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मेरा है ना। तो मिल गया हमें। अब बैम H1 ने क्या क्या किया है, बैम H1 का देख लेते हैं, ऑरेंज से दिखा देती हूँ बैम H1 का। एक बैम H1 ने यहाँ पे जब कट किया, लाइक मैं बता देती हूँ, यहाँ पर कलर दिख नहीं रहा, एक कट इसने यहाँ मारा बैम H1 ने, तो इसने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो 1.8 में और 1.0 में। तो इतना हिस्सा मान लो 1.0 में आ गया, ठीक है। जब दूसरा कट मारा उसने तो उसने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया उन दोनों चीज़ों को, 0.3 में और 0.9 में, ठीक है। तो उसने 3 कट मारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक बैम H1 ने यहाँ मारा तो जब 1.8 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और 1.3 कह सकते हो, यहाँ पे टोटल पूरा 1.3 बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक बैम H1 ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक मारा तो 1.8 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1.3 का, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.9 का, 0.9 का, ठीक है। तो ये 1.3 का अलग, 0.9 का अलग हो गया बैम H1। तो ये टोटली तो हमने इसमें बनाया। तो जहाँ जहाँ पे हिंद 3 है वहाँ पे हमने हिंद 3 डाल दिया, और जहाँ पे बैम H1 था वहाँ पे डाल दिया। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का। तो बस यही हमें देखना था। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको समझ आया है, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट educationwave.in के नाम से है हमारी वेबसाइट, जहाँ पे हम बहुत जल्द ही वीडियोज़ और जो नोट्स हैं हमारे जितने भी 11-12 से रिलेटेड हैं वो सारे अपलोड वहाँ पे करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।